हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटस माइंड्स इंग्लिश। और आज हम विक्टोरियन एज का सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हुए जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें कि विक्टोरियन एज का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, करैक्टरिस्टिक है, उसके क्या मेन पॉइंट थे और जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं और क्या कहते हैं नॉवलिस्ट, कुछ पोएट राइटर्स को भी डिस्कशन कर चुके थे। और मतलब किसने कितना किसके ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की वजह से और विक्टोरिया एज इतनी मतलब ग्रेटफुल बनी थी। चलिए आप सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर मतलब इसी विक्टोरिया एज को कंटिन्यू करते हुए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट टू पे हम क्या कवर करेंगे? मेजर नॉवलिस्ट, इंपॉर्टेंट नॉवेल्स, विक्टोरियन प्रोज, एसिस्ट, क्रिटिक्स, वुमेन राइटर्स, प्री राफेलाइट्स, एस्थेटिक मूवमेंट, decorate movement, important literary terms, important first एंड 50 एक्सपेक्टेड वन लाइनर। ठीक है, ये सब सभी इन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। टीजीपीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएस, एनबीएस लेक्चरर और डीएसएसपी एंड यहाँ तक कि नेट एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे ही पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं जो भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या अब तक आए हैं और एक्सपेक्टेड हैं इन सभी एग्जाम में आने के लिए। चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहले देखते हैं मेजर नॉवलिस्ट एंड देयर वर्क। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या कहते हैं नॉवलिस्ट थे वो थे विक्टोरिया एज के चार्ल्स डिकेंस। क्योंकि चार्ल्स डिकेंस ने उस टाइम का जो सोशल बैकग्राउंड था, सोशल जो प्रॉब्लम्स थी, उन सबको हाईलाइट किया है किसमें, अपने नॉवल में, अपने वर्क में। और उन्होंने किस तरह से ये दिखाया कि चाइल्ड जो लेबर था उसमें एक्सट्रीम लेवल पे था, किस तरह से बच्चों से, इतनी कम एज के बच्चों से फैक्ट्री में काम कराया जाता था और उनको भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता था। उस टाइम की जो क्रिटिकल कंडीशन थी वो उन्होंने अपने वर्क में एक्सप्लोर किए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉवलिस्ट हो जाते हैं इस टाइम के वो कौन थे? चार्ल्स डिकेंस इज ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन सोशल फिक्शन। डिकेंस ऑलिवर ट्विस्ट एक्सपोज पॉवर्टी। डिकेंस का जो ऑलिवर ट्विस्ट है वो क्या एक्सपोज करता है? पॉवर्टी, क्राइम्स एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब बच्चों के साथ क्या क्राइम किया जाता है, क्या उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और वो गरीबी में किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, ये सभी ओलिवर ट्विस्ट में दिखाया गया है। ये किसका है? चार्ल्स डिकेंस का नॉवल है। नेक्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड इज कंसिडर्ड डिकेंस मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। डेविड कॉपरफील्ड को मतलब जो डिकेंस थे उनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल माना जाता है, क्योंकि इन इस नॉवेल्स में जो कहानी चलती है वो काफ़ी इनकी लाइफ से मिलती जुलती है, इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहा गया है। नेक्स्ट ग्रेट एक्सपेक्टेशन सेंटर्स अराउंड पिप, एस्टेला एंड मिस हैबिस। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नॉवल वर्क है जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जिसमें पिप जो है इस नॉवेल्स का क्या है, प्रोटेगनिस्ट है। एस्टेला उसकी क्या है, लवर है। एंड मिस हैबिस जिसके यहाँ ये एस्टेला रहती है। इन तीनों के ही अराउंड ये कहानी चारों मतलब चलती रहती है। और मिस हैबिस में एक ऐसी लेडीज है जिसका साथ उसकी शादी पे फ्रॉड हो जाता है। मतलब जिस दिन उसकी शादी होने वाली होती है उसी दिन उसका जो ब्राइड ग्रूम है, जो उसका होने वाला लाइफ पार्टनर, उसको छोड़कर चल जाता है। इस वजह से वो उसी ड्रेस में रहती है। और जो एस्टेला है वो उसकी गोद हुई ली हुई लड़की है, जिसको वो सिखाती है कि किस तरह से जो मेल है उनसे बदला लिया जाए। इसलिए ये पिप से बदला लेने की पिप को परेशान करती रहती है। हर टाइम अटैक्स एक्सेसिव यूटिलिटेरियनिज्म एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन। और इनका जो वर्क एक हर टाइम्स में क्या इसमें अटैक किया गया? और सर्व सत्ताधारी जो लोग होते हैं जो कि अपने अंडर में ही सारा कमांड रखते हैं, और नीचे जो उनके अंडर में लोग होते हैं उनको सोचने तक नहीं देते कि वो अब फ्रीडम होके अपना कुछ थॉट्स रख सके, कुछ सोच सके, कुछ कर सके। और इंडस्ट्रियल एजुकेशन जो औद्योगिकरण है उसकी एजुकेशन को अटैक किया गया है। Bleak House criticized the
delays and failures of the English legal system. ब्लिक हाउस जो है वो उसको क्रिटिसाइज करता है एंड डिले करता है जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है उसको करता है. A Tale of Two Cities set during the French Revolution. और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है टेल ऑफ टू सिटीज़, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी दो सिटी है जो कि टेल ऑफ टू सिटीज़ में उसको डिस्क्राइब या बर्न किया गया, वो कौन सा, लंदन एंड पेरिस. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन. डिकन्स क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर्स एवेंजर स्क्रूज इन क्रिसमस कैरोल. डिकन्स ने काफ़ी फेमस कैरेक्टर एवेंजर क्रिएट किया है जो कि क्रिसमस कैरोल में है. विलियम मैकपीस ठाकरे इज फेमस फॉर वैनिटी फेयर. और नेक्स्ट राइटर कौन है यहाँ के, विलियम मैकपीस ठाकरे. और ये किसके लिए फेमस है, वैनिटी फेयर के लिए. वैनिटी फेयर कैरीज द सबटाइटल्स अ नोवेल विदाउट अ हीरो. वैनिटी फेयर क्या करता है, कैरीज करता है सबटाइटल को अ नोवेल विदाउट अ हीरो, मतलब बिना हीरो का एक उपन्यास. चार्लोट ब्रोंटे रोट जेन आयरे. और ये हम पढ़ चुके हैं अभी, हाँ पहले भी वीडियो में देख चुके हैं और हमारा रिवाइज हो रहा है, कुछ पॉइंट दोबारा से डिस्कशन कर रहे हैं. और पहली फर्स्ट वीडियो में भी काफ़ी रिवाइज करके वो वीडियो एक्सप्लेन की गई है. जिसने वो वीडियो देखी होगी उसका 50% तो ऐसे ही फर्स्ट बार देखने में याद होगा, क्योंकि इतने इजी वे में जो मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है रखे मैंने एक्सप्लेन किए. द नरेटर ऑफ जेन आयरन इज जेन हर्सेल. जो नरेटर है जेन आयरन की वो कौन है, जेन खुद हर्स है. मेकिंग इट फर्स्ट पर्सन डायरेक्टिव. और ये किस में बनाया गया है, फर्स्ट पर्सन डायरेक्टिव में इसको लिखा गया. एमिली ब्रोंटे रोट वदरिंग हाइट्स हर ओनली नॉवेल्स. मतलब उनका एकमात्र नॉवल था क्या, एमिली ब्रोंटे का वदरिंग हाइट. वदरिंग हाइट सेंटर्स ऑन हेथक्लिफ्स एंड कैथरीन अनसॉ. अर्नसा पे ये क्या है, सेंटर है. हेथक्लिफ एंड कैथरीन अर्नसोवा. एन ब्रोंटे रोट एंग्स ग्रे एंड द टीनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल. एन ब्रोंटे ने क्या लिखा है, एग्नेस ग्रे एंड द टीनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल. और ये सारे जो राइटर और पोएट, ये सब हम जो नॉवेल्स डिस्कशन कर रहे हैं सारे किसके और कौन सी एज के कर रहे हैं, विक्टोरियन एज के. और विक्टोरियन एज के हमें जो इम्पोर्टेंट राइटर है उनका नाम पता होना चाहिए, और उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है एटलीस्ट वो तो हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये जब हमसे लिटरेरी पीरियड का टॉपिक दिया जाता है तो ये पूछना तो स्वाभाविक है कि ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. फिर हम ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है. जॉर्ज एलियट वाज द पेन ऑफ मेरी एन इवांस. जॉर्ज एलियट का नाम क्या था, रियल नाम मेरी एन इवांस था, जो कि जॉर्ज एलियट के नाम से लिखती थी. जॉर्ज एलियट्स मास्टरपीस इज मिडल मार्च. इनका जो सबसे बड़ा फेमस वर्क है वो मिडल मार्च का, ये ध्यान रखना, ये आ सकता है. जॉर्ज एलियट का ये मिडल मार्च किसका वर्क है, जॉर्ज एलियट का, और जिनका रियल नेम क्या था, मेरी एन इवांस. द मिल ऑन द फ्लोस इज अनदर मेजर नोवेल बाय जॉर्ज एलियट. द मिल ऑन द फ्लोस, और ये भी इनका वर्क है, मुख्य वर्क था, नोवेल था, ये भी किसका है, जॉर्ज एलियट का, द मिल ऑन द फ्लोस. जॉर्ज एलियट इज नोन फॉर साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड मोरल एनालिसिस. जॉर्ज एलियट जो थी वो किसके लिए जानी जाती है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म, जो मनोवैज्ञानिक रियलिटी है उसके लिए, एंड मोरल एनालिसिस के लिए इनको जाना जाता है. ये पॉइंट है, याद रखना. नेक्स्ट है थॉमस हार्डी इज एसोसिएटेड विद द फिक्शनल रीजन कॉल्ड वेसेक्स. थॉमस हार्डी को वेसेक्स से क्या एसोसिएट माना जाता है, जो उनका रीजन था, मतलब वो बेसिक्स को ही सेंटर में रख के अपना जो नॉवेल्स थॉट्स वो जो प्ले है वो लिखते थे. हार्डी टेस्ट ऑफ द डी ओवरविल्स हैज़ द सबटाइटल प्योर वुमेन फैथफुली प्रेजेंटेड. ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि द टेस्ट ऑफ द ओवर
उर्वर विल्स का सबटाइटल क्या आप योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड, जो कि थॉमस हार्डी का काफ़ी पॉपुलर फेमस वर्क है। जूड द ऑब्सक्योर वाज हार्डीज फाइनल कंप्लीटेड नॉवल, और जूड द ऑब्सक्योर जो था इनका फाइनल कंप्लीटेड नॉवल था। इसके बाद उन्होंने कोई भी किसी नॉवल को कम्प्लीटली नहीं लिखा, क्योंकि इसके बाद इनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सैड और पेसिमिस्टिक जो इसमें करेक्टर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। इसी वजह से इस जो ये जो इनका नॉवल है, इसमें काफ़ी करेक्टर जो है वो सुसाइड कर लेते हैं और डेथ हो जाती है। काफ़ी ट्रेजिडिकल नॉवल है, इसलिए इसके बाद उन्होंने कोई नॉवल को कंप्लीट नहीं किया था। हार्डिस नॉवल फ्रिक्वेंटली एक्सप्लोर फैट कंसिडेंस सोसाइटी एंड ह्यूमन सफरिंग। इनका क्वेश्चन आया था अभी आर्टिकेट में था टीजीटी में कि इनको कैसा पोयम कहा जाता है। पैसिमिस्टिक थे, पैसिमिस्टिक मतलब ये निराशावादी थे, मतलब इनके वर्क में ज़्यादातर निराशा ही देखने को मिलती है, और भाग्यवादी सोसाइटी एंड ह्यूमन सफरिंग को ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लोर किया है। Samuel Butler's The Way of All Flesh is a significant Victorian novel. सैमुअल बटलर्स का क्या था? द वे ऑफ ऑल फ्लैश। द वे ऑफ ऑल फ्लैश किसका नॉवल है? सैमुअल बटलर्स का। और ये क्या थे? काफी इंपॉर्टेंट विक्टोरियन नॉवल था इनका। द वे ऑफ ऑल फ्लैशेस, ये आपको याद हो गया, सैमुअल बटलर। जॉर्ज मेरेडिथ रोट द इगोइस्ट एंड द ऑर्डियल्स ऑफ रिचर्ड फेवरेल। जॉर्ज मेरेडिथ जो थे उन्होंने क्या लिखा था? द इगोइस्ट एंड द ऑर्डियल रिचर्ड फेवरेल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, और ये इतना आपने देखा नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये कहाँ से? विक्टोरिया एज के हम सारे नॉवलिस्ट को भी हमने डिस्कस किया, जो कि 25 वन लाइनर में हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम विक्टोरियन एज के प्रोज एंड असिस्ट, प्रोज राइटर एंड असिस्ट। Thomas Carlyle was an important Victorian historian, essayist and social critic. और थॉमस कार्लाइल विक्टोरिया एज के कौन थे? एसिस्ट थे, हिस्टोरियन थे एंड सोशल क्रिटिक थे। कार्लाइल्स फेमस वर्क इज शार्टर रिसर्टस। इनका फेमस वर्क क्या है? शार्टर रिसर्टस, याद रखना ये कार्लाइल का है। थॉमस कार्लाइल कौन सी एज के राइटर हैं? ये है विक्टोरियन एज के। पास्ट प्रेजेंट इज कार्लाइल्स इंपॉर्टेंट सोशल क्रिटिसिज्म। क्या था? पास्ट एंड प्रेजेंट कार्लाइल का इंपॉर्टेंट सोशल क्रिटिसिज्म है। जॉन रस्किन वाज अ मेजर विक्टोरियन आर्ट क्रिटिक एंड सोशल थिंकर। जॉन रस्किन को थे मुख्य विक्टोरियन आर्ट क्रिटिक थे और सोशल थिंकर थे। रस्किन फेमस वर्क मॉडर्न पेंटर्स डिस्कस आर्ट एंड एस्थेटिक्स। और जॉन रस्किन जो थे उन्होंने क्या किया था? डिस्कस किया आर्ट एंड एस्थेटिक्स को। Unto this last contains Ruskin's important economics and social ideas. Unto this last contains Ruskin's important economic and social ideas. मैथ्यू अर्नोल्ड वो द पोएट एंड अ मेजर विक्टोरियन क्रिटिक। और नेक्स्ट जो राइटर थे मैथ्यू अर्नोल्ड, वो क्या थे? एक वो पोएट भी थे और एक मेजर विक्टोरियन क्रिटिक भी थे। कौन? मैथ्यू अर्नोल्ड। उनका काफ़ी क्रिटिकल वर्क आया है। अर्नोल्ड कल्चर एंड एनार्की डिस्कस कल्चर सोसाइटी एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ। अर्नोल्ड ने क्या क्या कल्चर एनार्की को डिस्कस किया है? अर्नोल्ड मतलब कल्चर जो अनार्की है, इन्होंने क्या डिस्कस किया है? सोसाइटी इंटेलेक्चुअल लाइफ को। अर्नोल्ड डिवाइडेड सोसाइटी इनटू बारबेरियंस, फिलिस्टीन्स एंड पॉपुलेस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अर्नोल्ड ने जो सोसाइटी को कितने भागों में डिवाइड किया और वो कौन कौन से? ये तीनों आपको पता होना चाहिए, बारबेरियंस है, फिलिस्टीन्स एंड पॉपुलेस है। वॉल्टर पीटर बिकम एन इम्पोर्टेंट फिगर इन द एस्थेटिक मूवमेंट। और जो वॉल्टर पीटर थे वो क्या थे? एस्थेटिक मूवमेंट के इम्पोर्टेंट फिगर थे। ये भी याद रखना, एस्थेटिक मूवमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट जो फिगर थे वो कौन थे? वॉल्टर पीटर थे। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर उसमें पूछे गए थे एल्टीग्रेड में। और अब ये टीजीटीपीजी में आने की संभावना है, और सभी बस हाई लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
पीटर से फेमस वर्क है जो रेनिशा। पीटर का, वॉल्टर पीटर का सबसे जो फेमस वर्क है वो क्या है? रेनिशा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि रेनिशा किसका वर्क है ना। द रेनिशा, रेनिशा के बारे में तो जानते हैं हम, तो रेनिशा किसका वर्क है? तो ये पीटर, वॉल्टर पीटर का वर्क है, ठीक है। थॉमस हेनरी हक्सले वाज नोन एज डार्विन्स बुलडॉग फॉर डिफेंडिंग एवोल्यूशन थ्योरी। थॉमस हेनरी हक्सली को किस लिए जाना जाता है? डार्विन्स बुलडॉग फॉर डिफेंडिंग इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन थ्योरी दी थी किसने? डार्विन ने। उसके डिफेंड में उनको जाना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल वाज अ माजी विक्टोरिया फिलोसोफर एसेसिस्ट। जॉन स्टुअर्ट कौन थे? जॉन स्टुअर्ट मिल्स विक्टोरियन फिलोसोफर एसेसिस्ट थे। मिल्स फेमस वर्क ऑन लिबर्टी डील्स विद इंडिविजुअल फ्रीडम। मिल्स फेमस वर्क क्या था? ऑन लिबर्टी डील्स विद इंडिविजुअल फ्रीडम। द सब्जेक्ट ऑफ वुमेन आर्ग्यू फॉर वुमेन्स इक्वलिटी। और जो उनका जो सब्जेक्शन था क्या था? वुमेन्स आर्ग्यू फॉर वुमेन्स इक्वलिटी। अब देखते हैं हम कुछ जो मूवमेंट चले थे इस समय विक्टोरियन एज में, उसको देख लेते हैं। प्रे राफेलाइट मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब टॉपिक है। इस मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रे राफेलाइट मूवमेंट से, और ये GICLT ग्रिड में इंक्लूड है सिलेबस में, और अब TGT PGT में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारे रिलेटेड पीरियड में भी आ जाता है और स्पेसिफिक भी सब्जेक्ट सिलेबस में दे दिया जाता है। और इसकी नॉलेज इसलिए हमें होनी चाहिए कि किसने इसको एस्टेब्लिश किया था। द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? PRB। PRB प्री राफेलाइट ब्रदरहुड वाज फाउंडेड इन 1848। इसका वो जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1848 को हुई थी। द ओरिजिनल PRB प्री राफेलाइट ब्रदर इंक्लूड डांते गैब्रियल रोसेटी। और जो सबसे पहले इसका जो सेटअप किया, एस्टेब्लिश किया था, वो किसने किया था? दांते गैब्रियल रोसेटी ने। विलियम हॉलमैन, हंट एंड जॉन एवरेस्ट एवरेट मिलेस, ये इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि याद होने चाहिए, जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन इंक्लूडेड थे और उनमें से कौन नहीं थे, तो इसलिए अगर हमें ये चारों नाम पता होंगे तो हम अच्छे से अपने एग्जाम को टिक कर सकते हैं। वैसे इसमें 8 लोग थे इंक्लूड, लेकिन जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था वो यही थे, केवल रोसेटी, विलियम हॉलमैन, हंट एंड जॉन एवरेट मिलेस, तीनों। द प्रे-राफेलाइट अपोज द कन्वेंशनल एकेडमिक स्टाइल ऑफ विक्टोरियन आर्ट। जो प्रे-राफेलाइट जो लोग थे ये अपोज थे किसके? कन्वेंशनल जो एकेडमिक थी, जो एकेडमिक मतलब पारंपरिक जो एकेडमिक जो स्टाइल चलता आ रहा था विक्टोरियन आर्ट में, उसके वो अपोज थे। दे एडमायर्ड द सिंप्लिसिटी एंड डिटेल ब्यूटी ऑफ आर्ट बिफोर रिफार। जैसे राफेल जो एक पेंटर थे, उससे पहले तो जो पोइट्री जो आर्ट थी उसको उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? पुनः रिवाइव किया है। और उन्होंने क्या किया था? द सिंप्लिसिटी डिटेल ब्यूटी ऑफ आर्ट बिफोर राफेल। राफेल के पहले जो ब्यूटी थी, आर्ट थी, उसको एडमायर किया है। दांते गैब्रियल रोसेटी वाज बोथ अ पोएट एंड पेंटर। वो दांते गैब्रियल रोसेटी वो क्या थे? एक पोएट भी थे और पेंटर भी थे। रोसेटी इंपॉर्टेंट पोएम इज द ब्लेस्ड डेमोजल। इनकी जो इम्पोर्टेंट पोएम थी वो थी द ब्लेस्ड डेमोजल। क्रिस्टीना रोसेटी वाज एन इम्पोर्टेंट विक्टोरियन वुमेन पोएट। और क्रिस्टीना रोसेटी जो थी वो क्या थी? एक इम्पोर्टेंट विक्टोरियन वुमेन राइटर थी, पोएट थी। क्रिस्टीना रोसेटी रोट गोबलिन मार्केट। और क्रिस्टीना रोसेटी ने क्या लिखा है? गोबलिन मार्केट लिखा है। विलियम मॉरिस वाज एसोसिएटेड विद द प्री राफेलाइट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट्स ट्रेडिशन। आर्ट क्राफ्ट ट्रेडिशन से कौन एसोसिएटेड था? विलियम मॉरिस। नेक्स्ट जो मूवमेंट चला था विक्टोरिया एज का वो देखते हैं एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक मूवमेंट जो था इसको क्या दिया? एस्थेटिक मूवमेंट एम्फेसाइज आर्ट फॉर आर्ट से। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो कि पूछा जाता है कि किससे रिलेटिव एसोसिएट है, तो एस्थेटिक मूवमेंट से। कौन? आर्ट फॉर आर्ट से। वाल्टर पीटर वाज वन ऑफ द मेजर इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑन एस्थेटिसिज्म। वाल्टर पीटर ने
मतलब सबसे मुख्य जो फिगर थे, इससे जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस हुए थे वो कौन थे? वाल्टर पीटर। ऑस्कर वाइल्ड बिकम द मोस्ट फेमस लिटरेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एस्थेटिसिज्म, और इसके बाद ऑस्कर वाइल्ड ने इसको और ज़्यादा लिटरेरी जो उसमें काफ़ी लिटरेरी वर्क में इसको रिप्रेजेंट किया और काफ़ी फेमस पॉपुलर किया है ऑस्कर वाइल्ड ने। पहले कौन थे? वाल्टर पीटर, उसके बाद ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड ओनली नॉवेल्स इज द पिक्चर्स ऑफ डोरियन ग्रे, और इनका जो केवल एकमात्र नॉवल था वो क्या था? द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। वाइल्ड फेमस कॉमेडी द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज अ कॉमेडी ऑफ माइनर, और इनकी जो फेमस कॉमेडी थी वो क्या थी? द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इन अ कॉमेडी ऑफ माइनर, ये वाइल्ड की कॉमेडी, ऑस्कर वाइल्ड। आर्ट फॉर आर्ट से रिजेक्ट द आइडिया दैट आर्ट मस्ट प्राइमरी सर्व मॉरल और सोशल पर्पज। आर्ट फॉर आर्ट से किसको रिजेक्ट करती है? इस आइडिया को? मॉरल सोशल पर्पज को। नेक्स्ट हम देखते हैं विक्टोरियन ड्रामा। विक्टोरियन ड्रामा वाज लेस डोमिनेंट देन द नॉवल ड्यूरिंग मच ऑफ द पीरियड। विक्टोरियन जो ड्रामा था इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि इस टाइम के नॉवल थे और जो पोएम्स वगैरह थी वो इम्पोर्टेंट थी। ऑस्कर वाइल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेट विक्टोरियन ड्रामाटिस्ट। ऑस्कर वाइल्ड जो थे काफ़ी मतलब मुख्य इम्पोर्टेंट लेट विक्टोरियन ड्रामाटिस्ट थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बिलोंग मैनली टू द लेट विक्टोरियन एडवर्ड ट्रांजिशन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे, जीबी शाह, और ये क्या थे? मैनली टू द लेट विक्टोरियन एडवर्ड ट्रांजिशन एज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसके बाद मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाती है। वे कुछ उनका वर्क किस में आया था? उसमें विक्टोरिया एज में आया था और कुछ मॉडर्न एज में भी उनका वर्क पब्लिश हुआ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या थे? विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे और ड्रामाटिस्ट। शाह प्लेस द फेमस फॉर सोशल क्रिटिसिज्म डिस्कशन ऑफ आइडिया। शाह ने क्या किया है? प्लेस में शाह के जो प्लेस है वह किस लिए फेमस है? सोशल जो सोशल सामाजिक जो आलोचनाएं हैं वो डिस्कशन ऑफ आइडियाज के आइडिया के लिए फेमस है। आर्म्स एंड द मैन इज वन ऑफ शाह फेमस प्लेज, और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेज है जो ड्रामा है वो आर्म्स एंड द मैन। अब इम्पोर्टेंट वुमेन राइटर्स देख लेते हैं हम इस एज की। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वाज वन ऑफ द मेजर विक्टोरियन पोएट्स। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को थी मेजर विक्टोरियन पोएट्स थी। हर फेमस कलेक्शन सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज कंटेंस लव सोनेट। रॉबर्ट ब्राउनिंग मैरिड एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, और रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये क्या थी? वाइफ थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या थे? किस लिए जाने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। क्रिस्टियन रोसेटी फेमस फॉर गॉबलिन मार्केट। जॉर्ज एलियट चैलेंज कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशन अबाउट वुमेन थ्रू हर इंटेलेक्चुअल्स एंड लिटरेरी करियर। जॉर्ज एलियट जो थे उसने क्या चैलेंज किया था? जो कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशन था अबाउट वुमेन, वुमेन को लेके, और उनकी जो ब्यूटी इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिमत्ता को लेके उसको उन्होंने चेंज किया था, ठीक है। और किसमें? लिटरेरी करियर में। चार्लोट ब्रोंटे थी जॉन एयर की लेखक। एमिली ब्रोंटे है वथरिंग हाइट, ये हमने कितनी बार पढ़ा, ये तो अब याद ही हो गया। एन ब्रोंटे, एग्नेस ग्रे, एन एग्नेस ग्रे याद ही रहेगा, एग्नेस ग्रे का है। एमिली ब्रोंटे वथरिंग हाइट। जॉन आयरन किसका? चार्लोट ब्रोंटे का। सुपर इम्पोर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं हम, जो अभी हमने जितना पढ़ा अब हम उसको बिल्कुल वन लाइनर में की फैक्ट ग्रुप में रिवाइज करते हैं। विक्टोरिया 1837 से 1901 तक रहती है। अब हम इनको फास्टली देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हम सब क्वीन विक्टोरिया को विक्टोरियन एज के नाम से जाता है। पोएट लॉरेट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे। ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग। सोशल नॉवल चार्ल्स डिकन। बाइसेक्स किससे संबंधित? थॉमस हार्डी से। जॉर्ज एलियट मैरी एन इवॉन्स। वैनिटी फेयर थाकरे। मिडलमार्च जॉर्ज एलियट। जेन आयरन चार्लोट ब्रोंटे। वुथरिंग हाइट एमिली ब्रोंटे। टेस्ट ऑफ द ड्यूबरबिल्स थॉमस हार्डी। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ऑस्कर विल्डे। गॉबलिन मार्केट क्रिस्टीना रोसेट्टी। द ब्लेस्ड डेमोजेल्स दांते गैबल रोसेट्टी, ये कौन थे?
पेंटर और पोएट थे। सार्टोर्स रिसर्टस किसका वर्क है? थॉमस कार्लाइल का। मॉडर्न पेंटर्स जॉन रस्किन। कल्चर एंड अनार्की मैथ्यू नोट द रिनिशा किसका? वॉल्टर पीटर का। आर्ट फॉर आर्ट्स एक एस्थेटिक मूवमेंट। प्री राफेलाइट ब्रदरहुड 1848, डांस ओरिजिन स्पीसीज 1859। मोस्ट एक्सप्लोर एग्जाम्पल और देख लेते हैं। टेनिसेट कौन थे? पोएट लॉरेट। ब्राउनिंग ड्रामेटिक मॉडल। एर्नोल्ड टॉरबिच। हॉकिंस स्पैनिश रिदम। डिकन्स सोशल क्रिटिक्स। ठाकरे वैनिटी फेयर। हार्डी कितनी बार पढ़ चुके? बेसिक्स। इलियट मैरी एनिवॉन्स। पैटर्न वॉटर पीटर एस्थेटिक मूवमेंट। ऑस्कर वाइल्ड एस्थेटिसीज। रोसेटी प्रे राफेलाइट पोएट्री। रस्किन आर्ट क्रिटिसिज्म। कार्लाइल सार्टोर रिसर्च। डार्विन एवोल्यूशन। विक्टोरी सेंट्रल कन्फ्लिक्ट फेथ वाइस डाउट। जो मेन सेंट्रल कन्फ्लिक्ट था विक्टोरिया का वो क्या था? फेथ वर्सेस डाउट। मतलब एक तरफ फेथ भी था लोगों को, एक तरफ दूसरी तरफ डाउट भी था। इस दो के टॉपिक के बीच ही ये चलती रहती है। और इस एज के जो इम्पोर्टेंट राइटर जो भी सब वर्क इंक्लूड किया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। और ये इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए। ये सारे टॉपिक ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल पे बने रहें। और आप क्या चाहते हैं और किस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे चाहिए, किस टॉपिक से सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स में, उसी के रिलेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। एंड नाउ वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।